Hello students, today we are going to start the D and F block element of the next property is that metallic character. ठीक है, in previous lecture we had discussed which properties, कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कल हमने? आयनाइजेशन एनर्जी एंड कौन सी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ वी विल डिस्कस द मेटालिक करेक्टर. अब आपको पता है मेटालिक करेक्टर दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उतना मेटल क्या होगा आपके पास? हार्ड होगा. जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी उतना मेटल क्या होगा आपके पास? सॉफ्ट होएगा. तो मतलब मैंने आपको क्या कहा था, हर एक चीज़ इस पूरे के पूरे चैप्टर में या तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रही है या हाफ फील्ड या फुली फील्ड के ऊपर. ठीक है, तो बेसिकली देखिए जो आपके पास मेटालिक करेक्टर है, मेटालिक करेक्टर का मतलब क्या है कि मेटल्स आपके इस ब्लॉक के कितने हार्ड है या कितने सॉफ्ट है. ठीक है, तो बेसिकली जितने भी ग्रुप डी एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली उनके जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे हार्ड होते हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी. जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के सारे मेटल्स क्या मिलेंगे आपको? हार्ड मिलेंगे. उसका रीज़न क्या है? जिंक क्या है आपके पास? कॉन्फ़िगरेशन 3d10, कैडमियम 4d10 और मरकरी 5d10. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं? फुली फिल्ड होती है कन्फिगरेशन. फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होने की वजह से यहाँ पर जो इंटर मेटालिक बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी तो दूर दूर जाएंगे तो बॉन्डिंग क्या है? ऑलमोस्ट कम होगी. ठीक है, तो फुली फिल्ड होने की वजह से ये क्या कंसिडर किए जाते हैं? सॉफ्ट एलिमेंट कंसिडर किए जाते हैं. ये आपको पता ही है, मरकरी दैट इज द एक्सेप्शन, दैट इज द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे मरकरी कैसे बिहेव करता है? एज एन लिक्विड. ठीक है, तो देर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता. सो इंटरमेटालिक बॉन्डिंग इज वीक विच मेक्स द मेटल सॉफ्ट. तो इसलिए इनकी इंटरमेटालिक बॉन्डिंग क्या मानी जाती है? वीक मानी जाती है और इसलिए मेटल क्या कहलाता है? सॉफ्ट. जिसको नहीं पता पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है या फिर आपके पास जनरली फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन क्या है, वो पिछले लेक्चर्स में पहले जाके फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड लेक्चर देखें, तब जाके उसको ये पता चलेगा कि फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन क्या है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है? फुल्ली फिल्ड है. फुल्ली फिल्ड होने की वजह से क्या हो गया? बेसिकली ये मेटल्स क्या हो गए? सॉफ्ट हो गए. क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा. ठीक है, हार्डनेस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल. ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? बेसिकली हम जैसे करते थे ना ओवरलैप कैसे करते थे ऑर्बिटल्स? जैसे ये पी ब्लॉक था, ओवरलैपिंग इस तरीके से होती थी, या फिर एस ब्लॉक था, कुछ इस तरीके से होती थी ओवरलैपिंग. ठीक है, तो बेसिकली जो हार्डनेस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल. ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? बेसिकली इंटरमेटालिक बॉन्डिंग की इंटरमेटालिक बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो बेसिकली जितने ज़्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा? ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, मतलब बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी. बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो मेटल क्या कहलाएगा? हार्ड कहलाएगा. समझ रहे हो ना? जैसे ये टेबल है, ये क्या है? हार्ड है. हार्ड क्यों है? मतलब डैट कम इन द कैटेगरी ऑफ सॉलिड. क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? कम है. दे आर क्लोजली पैक्ड. इसीलिए कहते हैं जितने ज़्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, मतलब हार्डनेस ज़्यादा होगी. तो डैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पर क्रोमियम, मोबिलिडियम एंड टंगस्टन, हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे. क्रोमियम की कन्फिगरेशन 3d5 4s1, मोबिलिडियम की 4d5 4s1. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर पता है ना आपको क्या होता है? 24. वैसे तो कन्फिगरेशन क्या रहेगी? 3d4 4s2, बट हाफ फील्ड स्टेबल बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं. तो 3d5 4s1 क्रोमियम के नीचे आता है मोबिलिडियम. ये 3d सीरीज से बिलोंग करता है, ये 4d से. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4d5 5s1. ये आगे 5d सीरीज से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5d5 6s1. तो आपको पता है कल मैंने बताया था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? क्रोमियम के पास. क्रोमियम के पास होंगे तो मोबिलिडियम के पास, मोबिलिडियम के पास होंगे तो टंगस्टन के पास भी होंगे. कितने होते हैं? 6. क्यों? यहाँ पर डी में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन. डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5. 1 2 3 4 और 1, 5 इलेक्ट्रॉन है. एस में कितना? 1 ऑर्बिटल होता है. इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. तो अनपेयर्ड कितने हो गए? 5 और 1 6. तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. जैसे अगर मैं सपोज इसके क्रोमियम के बाद किसकी बात करूँ? मैग्नीज की. मैग्नीज की कन्फिगरेशन क्या रहती है? 3d5 4s2. तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ओनली 5. तो मतलब क्या है? क्रोमियम के बाद अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते चले जाते हैं? डिक्रीज होते चले जाते हैं. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनके अंदर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. 6 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना क्या होगा? ओवरलैपिंग अच्छी होगी. ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो हार्डनेस अच्छी होगी. तो दे विल कंसिडर्ड एज एन हार्डेस्ट एलिमेंट. ठीक है, तो 6 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे आर
हार्ड। क्यों है हार्ड? क्योंकि अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। आ रही है बात समझ? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अगेन हार्डनेस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? कर लोगे? ये क्या था आपके पास? मेटालिक करेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी दैट इज अ मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता है कि आप जब 3D सीरीज में मूव कर रहे हो स्कैंडियम टू जिंक, तो मास क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। मास बढ़ता जा रहा है, एक तो डायरेक्ट रिलेशन ये है कि मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। और सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें कि जब हम 3D सीरीज में मूव करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास कम होता जाता है। उसका रीज़न क्या है? बेसिकली देखो, आपको पता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं, एक्सेप्शन केसेस अलग है कि जिंक की बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, रेडियाई। जैसे जैसे हम मूव करते हैं स्कैंडियम टू कहाँ तक? बेसिकली मैग्नीज तक, तो हमारे पास रेडियाई क्या होती है? डिक्रीज होती है, फिर कॉन्स्टेंट होती है एंड देन इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का एक्सेप्शन केस है क्योंकि हाफ फील्ड या फुली फील्ड, ठीक है। बट इन केस जब हमारे पास रेडियाई डिक्रीज हो रही है, तो रेडियाई डिक्रीज होने का मतलब क्या है? आपको मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लिख रखा है, यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये कौन सा वॉल्यूम है? स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फीयर। क्योंकि आपके पास इस तरीके से स्फीयर होता है ना, ये न्यूक्लियस है, इसका आउटर मोस्ट है, तो हम क्या मान के चल रहे हैं? एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियाई डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो यहाँ से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आ रही है बात समझ? क्लियर है? तो अब देखिए, मास इंक्रीजेज, रेडियाई डिक्रीजेज, देन अलोंग द सीरीज डेंसिटी इंक्रीजेज। और पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें से आपको ध्यान रखना है जो ऑस्मियम होता है उसकी देखी गई है सबसे हाई डेंसिटी है। ऑस्मियम की क्या है? सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी है। कई बार पूछा जाता है विच एलिमेंट हैज़ अ हाईएस्ट डेंसिटी इन अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट, तो यू शुड नो दैट इज़ अ ऑस्मियम। क्लियर है? कर लोगे? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है बेटा ये डेंसिटी तक? तो यहाँ पे हमने आज दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी। कौन कौन सी? बेसिकली एक तो डेंसिटी और दूसरा मेटालिक करेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक